हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब घर पे स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो आपका ज्ञानवर्धन यानी कुछ चीज़ें जो हम बात करेंगे, एक टॉपिक लेकर आया हूँ। दूसरा मैंने कुछ कहेंगे उसको जुगाड़ करके ये सारी चीज़ें अरेंज की है, तो उसका टेस्टिंग भी हो जाएगा। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये घर पे मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ, आई वाज थिंकिंग कि क्या टॉपिक मुझे लेना चाहिए ताकि सारे स्टूडेंट को बेनिफिट हो, यानी कि वो चाहे राजस्थान सेगमेंट के हो, चाहे बैंक के हो, चाहे एसएससी के हो। तो मैंने सोचा कि करंट अफेयर्स वगैरह को शुरू किया जाए। और करंट अफेयर्स में भी देखिए, मैंने जो देखा है, या आप कई बार दूसरे चैनल वगैरह देखते हैं यूट्यूब वगैरह पे, तो आप रोज बहुत सारे फैक्ट देखते हैं, रोज बहुत सारी घटनाएं घटती हैं और उन घटनाओं को आपको याद रखना होता है। अब वो जितनी भी घटनाएं घटती हैं तो उसमें आपको कई बार ये मुश्किल आती है कि इनको इतना कैसे याद रखा जाए। और जो टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग हैं उनको तो और ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि हम इनको कैसे मैनेज करें, क्योंकि जो करंट अफेयर्स होता है वो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन में होता है कि कोई अपॉइंटमेंट्स हो गया, कोई खेल हो गया, कोई मीटिंग हो गई, या कुछ और जो है विजिट हो गई। बहुत सारी चीजों को आपको छोटे छोटे फैक्ट को देखना होता है। अब मैं ये सोचता हूं कि अगर हम इन छोटे छोटे फैक्ट को इस तरीके से देखें और उनको याद रखने की कोशिश करें तो काफी दिक्कत आती है। तो मैंने ट्राई किया है कि इनको कंसोलिडेट किया जाए, और कंसोलिडेशन में मैंने आपको बहुत सारी चीजों की बजाय एक एक टॉपिक को लेकर पढ़ाने का सोचा है। इस वीडियो में ये खासियत है कि मैं आपको कई सारा डेट जीके भी इंप्रूव करूंगा, क्योंकि वो बैंकिंग वगैरह में भी आता है, एसएससी में तो आता ही है, रेलवे में आता है। तो थोड़ा कहीं पर हम डेप्थ में भी जाएंगे तो थोड़ा आप अपना हाजमा यानी पचाने की क्षमता थोड़ा ठीक रखिएगा। कई सारी चीजों को हम लेकर चलेंगे, और अगर आपने इस सीरीज को पसंद करते हैं तो कई सारे मुद्दे हैं ऐसे मेरे पास जिनमें मैं आपकी समझ विकसित करने के साथ साथ में आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। तो आइए दोस्तों, तो सबसे पहले आज जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो एक दो चीजें हैं, उनसे रिलेटेड डेट जीके और उनसे रिलेटेड ही चीजें हैं। जैसे इंडिया ने भी एक जी सेट 30 का प्रक्षेपण किया है, गगनयान मिशन की बात चल रही है, चंद्रयान मिशन की बात चल रही है, और हमारा जो जीपीएस सिस्टम है उसके बारे में भी कई सारी चीजें हैं। तो उन सबको कंसोलिडेट करके, और हमारा जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर है उसको लेकर के, या हमारा जो स्पेस सेंटर है जो अंतरिक्ष में बनने वाला है, यानी प्रयोगशाला वहां पर जो है, उसको लेकर के, ये सारी चीजों को लेकर के मैंने इनको कंसोलिडेट करके एक बात की है। और अगर आप देखें तो इन सबका संबंध एक ही ऑर्गेनाइजेशन से, वो है इसरो। तो पहले इसरो के बारे में कुछ बेसिक चीजें जानते हैं कि इसरो क्या है, और फिर इन सारे मुद्दों को एक साथ लेकर हम बात करेंगे। तो वीडियो देखते रहिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसरो की, तो इसरो भारत की एक स्पेस एजेंसी है। इसका पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ये इसका नाम है। और इसकी स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 को हुई है। इसका हेड ऑफिस जो है वो बेंगलुरु में है, बेंगलुरु या बेंगलोर एक ही बात है। और इसके जो चीफ हैं यानी चेयरमैन जो है इसके, वो है के सिवान। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। इससे रिलेटेड आपको किसी भी एग्जाम में जनरल चीजें पूछी जा सकती है, और एक इंडिया का एक ऐसा सेक्टर है जिसने वर्ल्ड में अपनी धूम मचा रखी है। तो कई सारी चीजें इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। अब देखिए, इसरो के बारे में अगर थोड़ा हम डेप्थ में जाएं, जिसकी मैं बात कर रहा था कि आपका हाजमा थोड़ा ठीक होना चाहिए, ये जनरल इंफॉर्मेशन तो पढ़ते ही हैं। इसरो क्या है? एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कई सारी एजेंसीज को कंट्रोल करता है, या कई सारी एजेंसीज में समन्वय लाता है, कोऑर्डिनेशन लेकर आता है। तो ऐसी कई सारी एजेंसीज हैं। जैसे स्पेस के लिए आपको क्या चाहिए? स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए आपके पास रॉकेट होना चाहिए, ताकि लॉन्चर से आप उपग्रह को छोड़ पाए। किसको छोड़ेंगे? सैटेलाइट को छोड़ेंगे, तो सैटेलाइट डेवलपमेंट होना चाहिए। सैटेलाइट जब अंतरिक्ष में पहुंच जाएगा तो उसके कंट्रोल के लिए फैसिलिटीज होनी चाहिए। तो ये सारी इस तरीके की संस्थाओं को कोऑर्डिनेट करता है। इवन अभी एक करंट का क्वेश्चन यहां से बनेगा कि भारत ने एक NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड करके एक एंटिटी बनाई है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जैसे मैं बता रहा था कि जो इसरो है, इसके लिए देखिए, एक तो आपको पता होगा कि श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर जो आंध्र प्रदेश में है, यहां से एक ऑर्गेनाइजेशन है, यहां से जितने भी सैटेलाइट हैं उनको लॉन्च किया जाता है। तो हमारा लॉन्चिंग पैड कहां पर है? श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर। और इसको सतीश धवन स्पेस सेंटर भी बोलते हैं, और यहां पर ये आंध्र प्रदेश में है। तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका कोऑर्डिनेशन जो है इसरो के पास में। दूसरा है
विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, इसको बोलते हैं VSSC। तो विक्रम, थोड़ा हिंदी इंग्लिश में चलता रहूंगा, विक्रम साराभाई स्पेस, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये तिरुवनंतपुरम केरला में है। सारी चीजें मैं लिखूंगा नहीं, आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके लिखते रहिएगा सारी चीजें। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है तिरुवनंतपुरम में है और वो केरला में है। तो देखिए यहां से तो मैंने बताया कि लॉन्च पैड है, यानी कई सारी जितने भी सैटेलाइट है वो लॉन्च होते हैं। VSSC क्या करता है, VSSC हमारे लॉन्चर का निर्माण करता है, जैसे GSLV ले लीजिए, PSLV ले लीजिए, इन सब के बारे में। तीसरा हम बात करें इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। तो ये इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो है ये सैटेलाइट का, ये क्या करता है, सैटेलाइट का निर्माण करता है, यानी जितने भी सैटेलाइट आपके छोड़े जाते हैं उनका निर्माण कौन करता है, इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। और इसके अलावा जो हमारे पास में और ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छा ये जो है आप लिख लीजिएगा, ये बेंगलुरु में है, अगर जगह लिखना है तो बेंगलुरु में है। इसके अलावा जब हम सैटेलाइट लॉन्च कर देते हैं तो आप देखिए यहां पे हमें चीज की जरूरत पड़ती है, वो है मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, तो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी जो है दो जगह पर है, हासन और भोपाल। तो ये जितनी भी संस्थाएं मैंने बताई, चाहे सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे आपका प्रक्षेपण यान यानी लॉन्चिंग की मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे लॉन्चिंग पैड हो, चाहे मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी हो, इन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, इसरो। इसके अलावा मैंने बताया कि भारत ने एक अभी नई यूनिट बनाई है, NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है ये इसरो की एक नई यूनिट है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए इन सारी चीजों में ये करंट का है, ये करंट का है, ये डेड जीके का है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड क्या है, ये इसरो की एक ऐसी यूनिट है जो इसरो की टेक्नोलॉजी को प्राइवेट सेक्टर के कोलैबोरेशन के साथ में मैन्युफैक्चरिंग की तरफ लेके जाएगा, यानी टेक्नोलॉजी इसरो की प्राइवेट सेक्टर के साथ में शेयर करके उनके साथ में कोलैबोरेशन में निर्माण करेगा, जिसमें स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है या PSLV जो है उसका बड़े पैमाने पर निर्माण किया जा सकेगा। तो इसरो का जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो एक तरीके से प्राइवेट सेक्टर के द्वारा विवहन की जाएगी और उनको भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो पाएगा। तो ये NSIL उसी के लिए काम करेगा। इसरो की एक और एंटिटी है जिसको हम बोलते हैं एंट्रिक्स। एंट्रिक्स, इसको ऐसे लिखिएगा, एंट्रिक्स। तो एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन जो है वो इसरो की एक ऐसी यूनिट है जिसमें एक तरीके से आप कमर्शियल आर्म कह लीजिए इसरो की। कमर्शियल आर्म का मतलब ये है कि इसरो जितने भी प्रोजेक्ट बनाता है उसको थोड़ा मार्केट करना और वैसे ही प्रोजेक्ट दूसरे देशों के लिए हमें लॉन्च करना, ताकि इसरो के साइंटिस्ट को इस तरीके से ना करना पड़े, अलग ही यूनिट बना दी उसके लिए। तो एंट्रिक्स जो है कमर्शियल यूनिट है, कमर्शियल आर्म है इसरो का। तो ये सारे का कोऑर्डिनेशन कंट्रोल कौन करता है, इसरो। और इसरो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने बताया। अब इससे रिलेटेड और कुछ करंट की न्यूज वगैरह के बारे में हम बात करते हैं कि करंट की क्या चीजें हैं। सबसे पहले तो इसरो का जो एक मिशन है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि इसरो का जो मिशन है वो गगनयान है। और गगनयान के बारे में ही सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड 3-4 आपके फैक्ट अभी करंट में आने के हैं और वो फैक्ट क्या है उनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि गगनयान एक मिशन है भारत का, गगनयान, और इसरो ने बोला है कि इस मिशन को 2022 में लॉन्च किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहीं पर बनता है करंट का कि सबसे पहले गगनयान मिशन को कब लॉन्च किया जाएगा। दूसरा ये है क्या, तो मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है, यानी इसके द्वारा पहली बार भारत के द्वारा अंतरिक्ष में मानव को भेजा जाएगा। हालांकि पहले भी भेजा जा चुका है लेकिन वो भारत ने अपनी टेक्नोलॉजी के बेस पर नहीं भेजा था। तो हम बात करेंगे उनकी भी, वो कब भेजा है, दूसरी चीजों डेड जी की भी बात करेंगे, पहले इनकी बात कर लेते हैं। तो इसके द्वारा मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन भेजा जाएगा। अब इसमें देखिए 2-3 चीजें क्या है। सबसे पहले तो ये कि 2022 में जब ये मानव युक्त मिशन भेजा जाएगा तो वहां पे क्या सिचुएशंस रहेंगी, कैसे वहां पर सर्वाइव किया जाएगा, क्या कंडीशंस रहेंगी, उसको टेस्ट करने के लिए हम 2 मानव रहित मिशन भेजेंगे 2021 में। 2021 यानी कि 2021 में मानव रहित मिशन भेजा जाएगा
और इस मानव रहित मिशन में कौन जाएगा ये सारी चीजें देखने के लिए, ये सारा रिसर्च करने के लिए? तो हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट जाएगा, हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट, यानी अर्ध मानवीय रोबोट कह सकते हैं हम उसको। और इसको एक महिला रूपी रोबोट बनाया गया, तो उस महिला रूपी हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट को नाम दिया गया है व्योम मित्र। तो ये भी आपका एक जीके का क्वेश्चन बनता है। व्योम का मतलब होता है अंतरिक्ष और मित्र का मतलब तो फ्रेंड है ही। तो इसको इस तरीके से नाम दिया गया और ये व्योम मित्र जो है 2021 में लॉन्च किया जाएगा और बाद में ये चीजें देखी जाएगी। और जब ये 2021 में हो जाएगा तो बाद में यानी 2022 में 4 लोगों को हमने नियुक्त किया है, यानी 4 लोगों के लिए 4 पायलट है, जो 4 पायलट लोग हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है और उनको फिर अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, ये सारी चीजें चेक करने के बाद में। तो ये एक आपका जीके का क्वेश्चन बनेगा। फिर हम बात करें कि ये जो 4 पायलट भेजे जाएंगे इनके लिए भी ट्रेनिंग कहां पर चल रही है, तो ये भी पूछा जा सकता है, कई लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए अभी ट्रेनिंग रशिया में चल रही है, ध्यान रखिएगा, भारत में नहीं चल रही है, रशिया में चल रही है। लेकिन अगर एक और क्वेश्चन आ जाए कि ये ट्रेनिंग के लिए कहां पर भारत में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, कहां पर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र यानी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर कहां बनाया जा रहा है? तो ये चिल्लू में बनाया जा रहा है और चिल्लूकरे में बनाया जा रहा है, ऐसे लिखिएगा। ये है कर्नाटक में। तो यहां पर ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर बनाया जा रहा है। तो यहां पे फिर बाद में क्या किया जाएगा, जितने भी हमारे मानव युक्त मिशन होंगे उनकी ट्रेनिंग वगैरह सारी यहीं पर दी जाएगी। लेकिन अभी इसको बनने में टाइम लगेगा, करीब 2700 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो ये यहाँ पर चिल्लूकरे में बनाया जाएगा, जबकि अभी ट्रेनिंग जो है चारों लोगों की अभी भी हो रही है, रशिया में हो रही है। तो ये सारी चीजें इससे रिलेटेड हैं जो आपको याद रखनी है और ये आपके काम की हो सकती है। जो करंट से रिलेटेड मैंने सारी चीजें आपको बताई। अब हम बात कर रहे थे कि भारत ने अगर पहले किसी व्यक्ति को अंतरिक्ष में भेजा है तो एसएससी या रेलवे के पर्पज से ये चीजें काम आ सकती हैं कि किसको भेजा है, कौन ऐसा पहला व्यक्ति था जो अंतरिक्ष में गया था, कब गया था, भारत से कब गया था, विश्व से कब गया था। ये आपके नॉलेज को एक्सपांड कर सकता है। हाँ, ये आपके नॉलेज को एक्सपांड कर सकता है, लेकिन ये सभी एग्जाम्स के लिए नहीं आता है। आप दूसरे अगर एसएससी या रेलवे के एग्जाम देते हैं तो आता है। बैंकिंग के एग्जाम में बहुत ज्यादा डेप्थ जीके नहीं आता है। फिर भी अगर हम बात करें, सबसे पहले भारत की तरफ से एक जो व्यक्ति अंतरिक्ष में गए थे उनका नाम था राकेश शर्मा और ये सोवियत यूनियन के उससे गए थे। सोवियत यूनियन का मतलब है कि अभी जो रशिया है वो पहले काफी बड़ा था और बाद में 1991 के बाद में उसका टुकड़े हो गए, तो करीब 15 कंट्रीज उससे अलग हुई थी। तो काफी बड़ा एरिया था, अभी भी बहुत बड़ा है। अभी भी वर्ल्ड में सबसे बड़ा देश कौन है? सोवियत यूनियन। लेकिन उससे कई सारे लोग कई सारे कंट्रीज अलग हो गई, तो सोवियत यूनियन के उससे हमने भेजा था राकेश शर्मा को। अगर हम वर्ल्ड में बात करें कि विश्व में सबसे पहले कौन गया है, तो वर्ल्ड में फर्स्ट, तो वर्ल्ड में पहला व्यक्ति जो अंतरिक्ष में गया, ये सारे क्वेश्चन बहुत रिलेवेंट है आपके लिए, क्योंकि अभी अगर मानव को भेजा जाएगा अंतरिक्ष में तो ये पूछा ही जाएगा कि विश्व में कौन गया था, भारत से कौन गया था, किस देश की सहायता से गया था। ये सारे क्वेश्चन रिलेवेंट बनते हैं। तो भारत या विश्व में जाने वाला जो व्यक्ति है यूरी गागरिन, और यूरी गागरिन जो है यूएसएसआर यानी रशिया का ही था, यूएसएसआर बोलते हैं। और फिर ये जो है मेल है यूरी गागरिन। अगर हम फीमेल की बात करें, फीमेल का मतलब विश्व में पहली महिला, तो आप लिखिएगा वेलेंटिना तेरेश्कोवा। ये भी जो है रशिया की है या यूएसएसआर की आप लिख सकते हैं। तो ये भी है, ये 1961 में गए थे, ये 1963 में गए थे। तो ये सारी जानकारी आपको काम आ सकती है। एक और 2018 की जो न्यूज है, हालांकि बहुत पुरानी है, लेकिन विश्व में सबसे पहला पर्यटक जो अंतरिक्ष में जाने वाला है उसका रजिस्ट्रेशन जो हुआ है, स्पेस एक्स एक कंपनी है, आपने सुना होगा, स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी है। तो उन्होंने बोला है कि हम अंतरिक्ष में पैसा लेकर पर्यटन विकसित करेंगे, तो पर्यटक को भेजेंगे। तो विश्व में जाने वाला पहला टूरिस्ट, पर्यटक का मतलब टूरिस्ट, और उसका नाम है यूसेको माइजावा। ये जापान के हैं, यूसेको माइजावा। तो ये विश्व में पहले पर्यटक है जो अंतरिक्ष में जाएंगे। तो पहला मेल, पहला फीमेल, भारत की तरफ से पहला पर्यटक, ये सारा जीके आपका यहाँ पर कंटिन्यू और करंट से रिलेटेड हो सकता है। अगर आप इसको अच्छे से थोड़ा पेशेंस के साथ में पढ़ें तो काफी सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। तो ये आप लिख सकते हैं, गगनयान से रिलेटेड है। इसके बाद अगर हम बात करें
इसरो से रिलेटेड और भी करंट की, तो आपका एक करंट का क्वेश्चन है कि भारत जो है वो कब अपना चंद्रयान 3 मिशन भेजेगा। तो चंद्रयान 3 मिशन जो भारत भेजने वाला है उसके लिए उन्होंने ईयर डिसाइड कर लिया है। लेकिन अगर थोड़ा डेट जीके की बात करें, तो अगर हम बात करें चंद्रयान 1 की, चंद्रयान 2 की और फिर चंद्रयान 3 की, तो चंद्रयान 1 जो है वो 2008 में भेजा गया था, चंद्रयान 2 2019 में भेजा गया था और चंद्रयान 3 जो है 2021 में भेजा जाएगा। तो आपको पता है 2019 में जो मिशन भेजा गया था वो विक्रम और प्रज्ञान उसमें जो थे लैंडर और रोवर, तो वो ये मिशन जो है आंशिक रूप से असफल रहा था। लैंडिंग जो सॉफ्ट लैंडिंग थी, भारत के पास उसकी टेक्नोलॉजी उस तरीके से विकसित नहीं हो पाई थी, तो वो दिक्कत आ गई थी। उसके बाद में फिर हिम्मत नहीं हारते हुए इसरो ने काफी जो है अच्छा प्रोजेक्ट वापस किया है कि चंद्रयान 3 को 2021 में भेजा जाएगा। एक और आपका क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आपका करंट जीके का क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि सूर्य के लिए कौन सा मिशन इसरो लॉन्च करने वाला है। तो सूर्य के लिए आप लिख लीजिएगा, इस मिशन का नाम है आदित्य L1। आदित्य L1 नाम का मिशन जो है सूर्य के लिए इसरो लॉन्च करेगा। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, कुछ करंट से रिलेटेड, कुछ इससे रिलेटेड। अभी देखिए एक और करंट का क्वेश्चन आपका बनेगा। आपका एक सैटेलाइट भारत ने लॉन्च किया है, जीसैट 30। तो आपको ये सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया है जनवरी 2020 में। एक्चुअली मैं आपको थोड़ा डेट और आपका जनवरी से मैं जीके ले रहा हूँ, एक तो ये चीज ध्यान रखिएगा। दूसरा मैंने बताया, फिर अगर कोई वीडियो लेट देखना है या आगे बढ़ाया है तो फिर बता दूं कि मैं जो करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ वो इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि कई सारी चीजें कंसोलिडेशन में आपके काम आ जाए। क्योंकि अगर मैं इनके ऑब्जेक्टिव्स बनाने जाता हूं तो ऑब्जेक्टिव्स तो शायद 100 ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, लेकिन मैं ये ट्राई कर रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव पढ़े बिना कई सारे क्वेश्चंस आपके एक साथ आ जाए, उनकी एक चेन बन जाए, जिससे आप अगर एक चीज याद आए तो सारी चीजें आपके दिमाग में कंटिन्यू होती रहे। ठीक है, तो जनवरी 2020 में जीसैट सैटेलाइट को भेजा गया था और ये सैटेलाइट जो है वो हमने जो है एरियन स्पेस एजेंसी के थ्रू लॉन्च कराया है। ध्यान रखिएगा, एरियन स्पेस एजेंसी। तो ये एरियन स्पेस एजेंसी क्या है? यूरोप की एक स्पेस एजेंसी है, इसके थ्रू हमने इसको लॉन्च कराया है। दूसरा इससे रिलेटेड क्या है कि ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट का मतलब है कि ये संचार उपग्रह है, संचार उपग्रह। तो संचार उपग्रह कौन से होते हैं? जिनके थ्रू आपको मोबाइल में फ्रीक्वेंसी मिलती है, जिनके थ्रू आप जो है ये कह सकते हैं कि जो आपका सैटेलाइट होता है, सैटेलाइट यानी जिससे मिलिट्री वाले बात करते हैं या टीवी आप देखते हैं, प्रसारण के चीजें हैं। और एक और चीज कह सकते हैं कि आपको इन जो संचार उपग्रह होते हैं इसमें ट्रांसपोंडर्स लगे होते हैं, जिसके थ्रू स्पेक्ट्रम बांटा जाता है और वो स्पेक्ट्रम की नीलामी होती है, जिसको मोबाइल कंपनियां वगैरह खरीदती हैं। तो संचार में काम आने वाले ये उपग्रह हैं, इनको बोला जाता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। और ये जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है ये 35,000 किलोमीटर दूर, यानी कि पृथ्वी से 35,000 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं और वहां से हमारे जो ये संचार सुविधाएं ये काम करती है। तो आप देखिए 35,000 किलोमीटर दूर भेजना, ये कई सारी चीजें हैं जिसके लिए भारत को नई टेक्नोलॉजी की जरूरत थी, क्योंकि भारत के पास में एक रॉकेट है PSLV। और PSLV क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो 2000-3000 लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेज सकता है। लेकिन इसके लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए जो ज्यादा वजनी, क्योंकि ट्रांसपोंडर्स लगे होते हैं, वजन बहुत होता है, दूसरा ज्यादा ऊंचाई पे इनको लॉन्च कर पाए। तो उसके लिए हमने एक GSLV टेक्नोलॉजी विकसित की थी और इस GSLV टेक्नोलॉजी के द्वारा हमने इन उपग्रहों को लॉन्च करने की टेक्नोलॉजी विकसित कर दी है। लेकिन बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट थे तो भारत ने अभी एरियन स्पेस एजेंसी से ही इनको लॉन्च करवाया है, खुद लॉन्च नहीं किया है। और आपका कभी आ सकता है कि PSLV का पूरा नाम क्या है? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, जो लोअर अर्थ ऑर्बिट में इस उनको मिशन को भेजता है। हालांकि PSLV ऊपर भी भेज सकता है, लेकिन वजन उतना नहीं हो सकता है। दूसरा, भारत ने जो नया हमारा लॉन्चर विकसित किया है वो है GSLV का मतलब होता है जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। तो ये जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल जो है ये कई सारे वजनी उपग्रहों को एक साथ ऊपर अंतरिक्ष में भेज सकता है। उसकी ऊंचाई करीब 35,000 किलोमीटर होती है। और इस GSLV में एक स्पेसिफिक इंजन लगता है जिसको हम बोलते हैं क्रायोजेनिक इंजन। तो ये क्रायोजेनिक इंजन जो है, तो ये क्रायोजेनिक इंजन जो है
इसमें काफी टेक्नोलॉजी काम करती है। इसको हमने पहले रशिया से लिया था और धीरे धीरे फिर खुद डेवलप किया है, क्योंकि भारत तो इसमें माहिर है कि हम किसी चीज को देखकर उसको बना लेते हैं, और हमने अपनी टेक्नोलॉजी भी डाली है, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो बहुत ही कम टेम्परेचर पे उसका कंबंशन होता है, तो कम टेम्परेचर पे उसका दहन होता है, इसीलिए ये टेक्नोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसने इंडिया ने विकसित कर ली है। तो जीएसएलवी में भी अब हम आगे हैं, पीएसएलवी में भी हम आगे हैं, बस हमें क्या करना है, जीएसएलवी की कैपेसिटी बनानी है, कैपेसिटी बढ़ानी है, क्योंकि अभी जो हमारे पास जीएसएलवी है वो केवल 4000 किलोग्राम तक के उपग्रह या 5000 किलोग्राम तक के उपग्रह 35000 किलोमीटर दूर ऊंचाई पे छोड़ सकता है, जबकि चाइना, अमेरिका, आपने स्पेसएक्स का नाम सुना होगा, ये 10,000, 12,000, 15,000 किलोग्राम के उपग्रह भी अंतरिक्ष में छोड़ सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, इसको बढ़ाना होगा ताकि हम भविष्य में इसका उपयोग कर पाए। तो ये मैंने आपको बताया। इससे रिलेटेड एक और चीज आप लिख सकते हैं कि ये जो एरियन स्पेस एजेंसी है, यूरोप की एजेंसी है, ध्यान रखिएगा, यूरोप की स्पेस एजेंसी ने हमारे इस जीएसैट को लॉन्च किया है, और यूरोप की स्पेस एजेंसी का जो रॉकेट है उसका नाम तो एरियन 5 है, नंबर 1। दूसरा, यूरोप की स्पेस एजेंसी का जो लॉन्चिंग सेंटर है वो लॉन्चिंग सेंटर कोरू में, कोरू, और कोरू कहां पर है, कोरू है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, फ्रेंच गुयाना जगह है, फ्रेंच गुयाना। तो फ्रेंच गुयाना कोरू में ये लॉन्चिंग स्टेशन है इनका, जैसे भारत का सतीश धवन स्पेस सेंटर है, और भारत का जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वो श्रीहरिकोटा में है, उसी तरीके से कोरू में, फ्रेंच गुयाना में इनका एरियन स्पेस एजेंसी का ये सेंटर है। तो ये कई सारी बातें थी जो जीएसएलवी से रिलेटेड थी, चंद्रयान से रिलेटेड थी, आदित्य से रिलेटेड थी, ये मैंने बहुत सारी चीजें बताई है। एक चीज और हम इसमें थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें और चीज क्या हो सकती है, वो डिस्कस करते हैं थोड़ा डेट जीके से रिलेटेड करते हुए और दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन लेते हुए। तो इसमें आप इसरो से रिलेटेड एक बात और देख सकते हैं, नाविक। ये नाविक क्या है, नाविक है नेविगेशन, नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टेलेशन। तो नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन जो क्या है, ये भारत का स्वदेशी जीपीएस है। आप इसको एक लाइन में ऐसा समझ सकते हैं कि भारत का स्वदेशी जीपीएस है या क्षेत्रीय जीपीएस है, क्षेत्रीय जीपीएस, इसको हम बोलते हैं रीजनल, रीजनल जीपीएस। जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का मतलब यह है कि आप जो है नेविगेशन इसके माध्यम से कर पाए, यानी कि जैसे अमेरिका का जीपीएस बहुत प्रसिद्ध है और कई सारे देशों के पास में इसका जीपीएस है, लेकिन उनके अलग अलग नाम है। अलग अलग नाम होने का मतलब यह है कि ये जीपीएस जो है बहुत सारी कंट्रियों के पास में है, लेकिन उन्होंने अलग नाम दिया, और अमेरिका ने इसको जीपीएस ही नाम दिया। तो हम जो साधारण बोलचाल की भाषा में समझते हैं वो जीपीएस ही है, लेकिन भारत का जो स्वदेशी जीपीएस है उसका नाम है नाविक, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन। और स्वदेशी है, मैंने बताया क्षेत्रीय है। क्षेत्रीय का मतलब यह है कि पूरी पृथ्वी का ये जीपीएस प्रोवाइड नहीं कराएगा, केवल भारत और उसके आसपास के 1500 किलोमीटर का इसका दायरा रहेगा, तो उस 1500 किलोमीटर के अंदर ही ये जीपीएस सेवाएं प्रोवाइड कराएगा। तीसरी चीज क्या है यहाँ पर, अगर आप देखें कि ये जीपीएस जो हमने लॉन्च किया है इसमें 7 सैटेलाइट का एक समूह है, 7 सैटेलाइट हैं, और उन 7 सैटेलाइट के माध्यम से ही हम ये सुविधाएं प्रोवाइड करा पाएंगे। तो उसमें हमने 1A सैटेलाइट 1A से लेकर 1I तक हमने इसमें छोड़े हैं। तो 1A और 1I वैसे तो 9 होते हैं, लेकिन हमारे 2 सैटेलाइट की जो क्लॉक थी, परमाणु घड़ी थी, वो खराब हो गई थी। एक तो 1A खराब हो गया था, एक 1H खराब हो गया था। तो इन दोनों के स्थान पर हमने फिर 2 नए सैटेलाइट लॉन्च किए थे। तो ये 9 सैटेलाइट है, लेकिन वर्किंग में भी 7 सैटेलाइट है। तो 7 सैटेलाइट है, क्षेत्रीय जीपीएस है, 1500 किलोमीटर दायरा कवर करेगा, इसका पूरा नाम आप लिख सकते हैं। ये सारी चीजें आपके करंट से रिलेटेड आ सकती है। और अगर आप अपना डायरेक्ट जीके का नॉलेज बढ़ाना चाहें तो 1-2 चीजें और लिख सकते हैं यहाँ पर, ताकि हमारा होलिस्टिक वे में सारा जीके कवर हो सकता है। और वो जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है कि यूएसए, जैसे यूएसए का जो सिस्टम है उसको जीपीएस बोलते हैं, मैंने बताया अभी। जो रशिया है, रशिया के सिस्टम को हम बोलते हैं ग्लोनास, और जो चाइना है, चाइना के सिस्टम को हम बोलते हैं बेइडू, और जो यूरोपियन यूनियन है या यूरोपियन देश हैं उनके सिस्टम को बोला जाता है गैलीलियो। और ये तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है वैश्विक स्तर पर है, इनमें करीब 24 से 25-30 उपग्रह तक लगते हैं, लेकिन भारत का मैंने बताया केवल 7 उपग्रह हैं। उसी तरीके से एक जापान का है, वो ये भी क्षेत्रीय है,
और भारत का नाविक भी क्षेत्रीय है। ये सारे उपग्रह जो हैं, ये सारे जो प्रणालियां हैं, ये जीपीएस है, लेकिन ये दोनों क्षेत्रीय हैं और ये दोनों जो है वो वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे है। इसका क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम है, QZSS का क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम। तो ये सारे आपके उपग्रह सिस्टम है। और अगर आप जानना चाहें, नॉलेज की कोई सीमा नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए वैसे तो। जैसे यहाँ की स्पेस एजेंसी आपको पता है, नासा। यहाँ की स्पेस एजेंसी है रोस्कोमोस। यहाँ चाइना की स्पेस एजेंसी है, चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी। और यूरोपियन की तो मैंने आपको बताई दी थी, एरियन स्पेस एजेंसी। और इसके बाद में जापान की है जैक्सा, जापान एरोनॉटिकल एक्सप्लोरेशन। और फिर है नाविक, तो भारत का तो इसरो है। ये कई सारी जानकारी है। तो इन जानकारियों को लेकर मैं आपके समक्ष आया हूं। आप इस वीडियो पे अगर अच्छा रेस्पॉन्स करेंगे, क्योंकि वीडियो में बहुत बड़ा अभी बना नहीं सकता, थोड़े थोड़े चीज़ों को मैं लेकर करूंगा, ट्राई करूंगा आपके समक्ष में आऊं। और अगले वीडियो में इससे भी रिलेटेड और इससे भी ल्यूसिड और बहुत सारी स्टोरीज लेकर आऊं मैं आपके लिए। जैसे एक महाराष्ट्र का मुद्दा है, एक आंध्रा का मुद्दा है, जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल का प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसको पॉलिटिकल टच देते हुए, करंट का टच देते हुए कॉम्बिनेशन में लेके आऊं। तो ट्राई करिएगा कि इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो बताइएगा। थैंक यू सो मच।